हेलो सर। बच्चों, आज है ना जेआईजीएल के अंदर जो मैं आपको आर्टिकल 13 पढ़ाने जा रहा हूं। आर्टिकल 13 वो भी किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। जरा ढंग से समझना बात को। ये जो आर्टिकल 13 है ना, ये एक टेस्ट है। टेस्ट कैसे है? मतलब ये जस्टिफाई करता है कि कोई भी लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस चीज का जो टेस्ट है, क्या है जो इस चीज का टेस्ट, वो कौन सा गुरुजी लेते हैं? यानी कि आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक टीचर का रोल प्ले करता है। प्लेयर रोल। टीचर मतलब कैसे? आर्टिकल 13 जस्टिफाई करता है, क्या करता है? जस्टिफाई करता है कि एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और किस बेस पर जस्टिफाई करता है? किस बेस पर जस्टिफाई करता है? ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी कि अगर मैं आर्टिकल 13 की बात करूं तो आर्टिकल 13 एक सोल डिटर्मिनेटर है। क्या है? एक सोल डिटर्मिनेटर है कि कोई लॉ अगर फंडामेंटल राइट को तोड़ रहा है तो सीधी बात कोई भी लॉ, सुन लो मेरी बातों को बच्चे, अगर फंडामेंटल राइट को तोड़ रहा है, वोयलेट कर रहा है, कोई भी लॉ, वर्ड को समझना बेटा, कोई भी लॉ, तो लॉ को आर्टिकल 13 ने दो एंगल से समझाया है। एक तो लॉ में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, लॉ में कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं, दैट इज एंगल सेकंड। और एक टाइप्स ऑफ लॉ। टाइप्स ऑफ लॉ में दो चीजें बताई, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कौन से हुए? जो अंग्रेजों ने बनाए थे, सीधी बात। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बने। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कौन से हुए? जो इंडिपेंडेंट इंडिया ने बनाए। और लॉ इंक्लूड एक्ट, सर्कुलर, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशन, डिसाइडेड केस लॉ एक्सेट्रा। मतलब लॉ में अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे लॉ, व्हाट डू मीन बाय लॉ, तो लॉ में हम बता देते जी एक्ट ऐसे पास होता है। लेकिन लॉ एक वाइडर टर्म है। लॉ में एक्ट तो कानून है ही, इसके अलावा अगर कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, कोई सर्कुलर है,
कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई क्लैरिफिकेशन है, उन्हें सबको लॉ में काउंट किया जा सकता है। इतना समझ में आया? नहीं आया? तो देखो समझिए कि कोई भी लॉ, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या कोई भी एक्ट हो, सर्कुलर हो, ऑर्डिनेंस हो, रूल्स हो, रेगुलेशन हो, अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होता है, वोलेट का मतलब क्या है? अगेंस्ट। तो वो वॉइड है, सीधी बात, नो बकवास। क्या है वो? और वॉइड का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो, नो लीगल इफेक्ट। और जब किसी कानून का लीगल इफेक्ट ही खत्म हो गया, लीगल इफेक्ट ही नहीं बचा, तो वो लॉ ही कहां रहा? ऐसे समझिए कि गन्ने में से रस निकाल दो, उसे कोई गन्ना बोलेगा? ऐसे ही किसी कानून का क्या छीन लो, लीगल इफेक्ट, उसे वॉइड डिक्लेयर कर दो, वो कानून ही नहीं है। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? तो आर्टिकल 13 जस्टिफाई करता है, क्या जस्टिफाई करता है? कि अगर कोई भी लॉ क्या हो गया? फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो गया, तो भैया वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर फंडामेंटल राइट के साथ है, अलोंग विद है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो चलेगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो ही लॉ चलेगा जो फंडामेंटल राइट के साथ खड़ा होगा, और जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट खड़ा होगा तो उसे हम बाहर का रास्ता दिखा देंगे, उसे हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। उसे हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आया? तो आर्टिकल 13 का अगर मैं स्कोप की बात करूं, मेरे हिसाब से आर्टिकल 13 दो चीजें बताता है। एक तो टाइप्स ऑफ लॉ, जिसका जिक्र हमने पहले ही कर लिया, और एक बताता है बेटा जुडिशियल रिव्यू। कौन सा रिव्यू? जिसके अंदर, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आप 3 डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। टाइप ऑफ लॉ आपके दिमाग में चली गया होगा। क्या क्या चल गया? टाइप्स ऑफ लॉ, कि देयर आर द 2 टाइप ऑफ द लॉ, one is pre-constitutional law and another is a post-constitutional law. Pre or that post. Is that clear? तो ये 2 चीजें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ती हैं ताकि हम इस आर्टिकल को समझ सकें। ध्यान में है ये चीज पूरा? तो मैंने जो आपको 10 मिनट दिए वो इसलिए दिए कि आप आर्टिकल 13 के पूरे बैकग्राउंड को समझ सकें। तो आर्टिकल 13 दैट एनी लॉ शैल बी द वॉइड, अब पूरा वॉइड होगा या जिस एक्सटेंट तक वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था वहां तक वॉइड होगा? बताइए। अगर किसी लॉ ने
सुनना मेरी बातों को, फिंगर की एफआर के साथ। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप फिंगर को काटोगे या पूरे हैंड को काटोगे, ये बताइए आप। पूरा हाथ नहीं काटोगे, फिंगर को काटोगे। समझ में आया नहीं आया? यानी कि किसी भी लॉ का जितना पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हुआ उतना पार्ट वॉइड है। कंप्लीट लॉ वॉइड नहीं है, वॉइड टू सच एक्सटेंट। फिंगर वाला एग्जांपल मैंने क्या बताया, वॉइड टू सच बाकी का लॉ वैलिड है। फॉर एग्जांपल ये कोई लॉ है, सुन लो मेरी बातों को, ये आपके एफआर है, ये कोई लॉ है और लॉ का इतना पार्ट 20% पार्ट अगेंस्ट एफआर है या इनकंसिस्टेंट विद एफआर है। तो इतने पार्ट को क्या डिक्लेयर करोगे, वॉइड टू सच एक्सटेंट। समझ में आया? यानी कि इतना पार्ट आपने क्या कर दिया, वॉइड, और बाकी का ये जो 80% है ये क्या हो गया आपका वैलिड। पॉइंट क्लियर हुआ? और यहां लॉ का मतलब समझ गए, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आर्टिकल 13 का ये स्पेशल हमें ध्यान रखना है। देखिए जरा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऑल द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो अंग्रेजों ने बनाए थे बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर इनकंसिस्टेंट विद एफआर विल बिकम वॉइड टू एक्सटेंट। इस लाइन को मैं बार बार पूरे लॉ को एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, एक मिनट बच्चे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक लॉ था, कोई भी लॉ, वो आपका बना 80-90 में, कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन रहा है 90-50 में। यहां तक ये 100% लॉ क्या था, वैलिड था। एग्री? क्योंकि यहां आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, यहां आपका क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जी 20% को मैं वॉइड डिक्लेयर करूंगा। क्यों डिक्लेयर करूंगा? क्योंकि अब मेरे एफआर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? एफआर। ये जो 20% पोर्शन था ये वॉइड एब इनिशियो था, शुरुआत से वॉइड था, या वॉइड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, बताइए। वॉइड एब इनिशियो था ये, आंसर विल बी नो। शुरुआत से यहां तक ये वैलिड नहीं चला था क्या? वॉइड एब इनिशियो तो नहीं था ना। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, या वॉइड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। परफेक्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये बड़ा ध्यान रखना होता है। एक तो केवल उतना पार्ट वॉइड है जितना अगेंस्ट है, और अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो उतना भी पार्ट वॉइड कब हुआ, वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से, या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। परफेक्टली क्लियर। हाँ जी, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो हमारा खत्म हुआ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देखिए, स्टेट इज प्रोहिबिटेड। पूछिए क्यों? स्टेट का मतलब क्या है यहां पर? हाँ जी बच्चों, स्टेट का मतलब है आर्टिकल 12 वाला स्टेट, याद आया? स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, कॉन्फ्लिक्ट करता हो, इनकंसिस्टेंट हो, किसके साथ? एफआर के साथ। और अगर बनता है
तो उसे अल्ट्रावायलेट घोषित कर देंगे उतने पार्ट को। और ये वाला जो पार्ट है बताना बाद में आके वॉइड हुआ है शुरुआत से वॉइड है? गलत, शुरुआत से वॉइड है। पूछो क्यों? क्योंकि चलिए प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो ये समझ सकते हैं कि भाई अंग्रेजों ने बनाया था, एफआर बाद में बने हैं, पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तो एफआर आपके सामने थे। जब भी आपने ऐसा लॉ बना दिया जो कि एफआर के क्या है, अगेंस्ट है, तो ये बताना शुरुआत से ही वॉइड हुआ, शुरुआत से ही नालायक हुआ। ये तो बात को समझ रहे हो? तो आर्टिकल 13 बहुत सारे केसेस में जुडिशियल रिव्यू लेकर आता है। बेटा समझना जरा, ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है पहले तो समझ लो। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। बच्चा कहता है मैंने सारे आर्टिकल पढ़े हैं लेकिन कहीं सामने से हेडिंग में लिखा हुआ नहीं आया जुडिशियल रिव्यू। ये भला क्या है, ये आफत क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। देखिए टेक्निकली समझिए। यह आपका एक बिल है, देखिए जरा, बिल प्रेजेंट हुआ पार्लियामेंट में, कहां पास हुआ? पार्लियामेंट में। यही होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों में वोटिंग हुई, प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर हो गए जी, एक्ट बन गया। गलत। यहीं पर एक रोल प्ले हो गया जुडिशरी का। किसका रोल प्ले हो गया? जुडिशरी बोले तो जो ये जो बिल पास हुआ है, अब इसकी क्या चेक करेंगे? टेस्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ लॉ। क्या चेक करेंगे? और वैलिडिटी का जो टेस्ट होगा वो किस बेस पर होगा? हाँ जी, जुडिशियल रिव्यू। एक बार कोर्ट देखेंगे क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं इस लॉ की, क्या चेक कर रहे हैं? टेस्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ लॉ। कौन कर रहा है जी? कोर्ट कर रहे हैं। और ये कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। कैसी पावर है? दो चीजें देख रहे हैं, #1 #2। if law is not consistent inconsistence with FR, तो लॉ क्या हो जाएगा? वैलिड। लॉ पास हो गया। लॉ क्या हो गया? टेस्ट में क्या हो गया? पास। 100/100 नंबर लेकर आ गया। समझ रहे हो मेरी बातों को? और इसकी उल्टी सिचुएशन हो सकती है क्या? इफ लॉ अगेंस्ट विद FR
तो लॉ फेल हो गया, और फेल को हम क्या बोलते हैं, वॉइड हो गया जी लॉ। लॉ का पास होना, लॉ का फेल होना डिपेंड करता है कोर्ट के किस प्रोसेस पर, जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या हुआ बच्चों, एक क्या हुआ, एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू बेटा एक प्रोसेस हुआ। अगर लॉ फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट नहीं है तो पास, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो फेल। इज दैट क्लियर? तो कोर्ट क्या कहता है, खेला होवे, क्या होवे, खेला होवे। मतलब अगर तुमने ऐसा लॉ बना दिया जो एफआर के अगेंस्ट है तो जुडिशरी उसे क्या कर देगी, फेल। फेल बोले तो वॉइड। तो बताइए हु इज पावरफुल, जुडिशरी इज पावरफुल। लॉ बनाया किसने, स्टेट ने। स्टेट बोले तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ने, और जुडिशरी ने क्या करा, जुडिशियल रिव्यू के अंदर उसे ठप्पा मार दिया। ठप्पे की पावर, असली ठप्पे की पावर किसके पास है, जुडिशरी, कोर्ट के पास है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू, जो कौन से आर्टिकल में आता है, 13। और जुडिशियल रिव्यू करने के तरीके 3 हो गए, एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, एक डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, और एक डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर। अब आया समझ में जुडिशियल रिव्यू क्या है। बच्चा कहता है सर कंसेप्ट में लिखता क्या, सेवरेबिलिटी, इक्लिप्स और वेवर। ये जो हम जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे हैं, ये आर्टिकल 13 का कौन सा एंगल पढ़ रहे हैं, सेकंड एंगल। पहला एंगल था टाइप्स ऑफ लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या कहता है जी, सीवियरिटी। देखो आराम से समझना, मैं बहुत टेक्निकली आपको बताता हूं। सीवियर का मतलब होता है काटना, टेक्निकली समझ लो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोई लॉ है, एनी लॉ। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये जो डॉक्ट्राइन है ये एनी लॉ के ऊपर अप्लाई होता है। एनी लॉ बोले तो बोथ, चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो। इज दैट क्लियर? कोई भी लॉ जिसका पार्ट, इतना पार्ट किसके अगेंस्ट हो गया, किसके अगेंस्ट हो गया, एफआर के। तो पहले क्या करो, सुन लीजिए भाई, पहले क्या करना चाहिए हमें, डॉक्टर बन जाओ, लाइक अ डॉक्टर। डॉक्टर के एंगल से सोचो, इतने पार्ट को क्या कर दो भाई, काट दो, काट कर फेंक दो, बेकार। समझ रहे हो मेरी बातों को? जैसे ऐसे समझो कि तुम्हारी इस उंगली में जहर फैल गया, तो डॉक्टर क्या करेगा, काट के, ताकि बाकी का तो बच जाए, क्योंकि ये कट सकता है। लेकिन मान लीजिए तुम्हारे दिल में जहर फैल गया। वैसे तो सब आजकल लोग दिल में जहर ही लिए फिरते हैं, ठीक है। दिल में जहर, या चलो यहां पे जहर फैल गया, क्या इसे काट सकता है? फिर तो मरना निश्चित है ना। यानी कि ये भी डिपेंड करता है क्या वो लॉ फेवरेबल है या नहीं है।
हर चीज को काटा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसमें से इतने पार्ट को हटा लो, बाकी का पेन काम कर देगा। लेकिन मोबाइल है, मोबाइल की आधी स्क्रीन काट लेना। तो समझ रहे हो मेरी बातों को? यानी कि इसमें भी दो सिचुएशन पड़ती हैं। अगर ये लॉ सेवरेबल है, क्या है, तो सीवियर हो सकता है, कैन बी सीवियर, है ना। और अगर ये लॉ क्या है भाई, क्या है, नॉन सीवरेबल है, मतलब इसे काटा नहीं जा सकता, तो होल लॉ बिकम वॉइड। क्यों भैया? पूरा का पूरा कानून क्या घोषित हो जाएगा? वॉइड, है ना धातु डॉक्ट्राइन। अगर सीवरेबल है तो रेस्ट लॉ इज वैलिड। क्यों भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर किसी लॉ का 20% पोर्शन अगेंस्ट विथ क्या है, एफआर, तो वहां पर दो चीजें देख लो। अगर वो लॉ सीवरेबल है तो 20% को काट के फेंक दो, बाकी का 80% लॉ वैलिड है। लेकिन अगर लॉ का नेचर ही ऐसा है कि इस 20% के बिना वो लॉ स्टैंड ही नहीं कर पाएगा, ये मेन पार्ट है उस लॉ का, ये जो ये वाला पार्ट है, ये कैसा पार्ट है, मेन पार्ट है, तो भाई पूरा का पूरा लॉ हमें क्या घोषित करना पड़ेगा, वॉइड। और इस डॉक्ट्राइन के अंदर लॉ मींस एनी लॉ, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या क्या हो, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो। पॉइंट क्लियर? देखिए जरा बच्चे, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी। अब आपको कॉन्सेप्ट हुआ, एग्जांपल समझ में है, दिमाग में है? देखिए, ओनली दैट पार्ट ऑफ द लॉ विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड विच इज इनकंसिस्टेंट विथ एफआर एंड द रेस्ट ऑफ द लॉ इज। इसका मतलब सिचुएशन 1 लॉ को सीवियर किया जा सकता था। सिचुएशन क्या हो गई? 1 लॉ इज सीवरेबल। लेकिन अगर सीवियर करने के बाद बाकी का लॉ कैपेबल है लेजिस्लेटरी इफेक्ट देने के लिए, मतलब वो उसका मेन पार्ट नहीं था, तो सीवियर कर दो। लेकिन अगर ऐसा था कि ये 20% काट दिया तो बाकी का लॉ तो कबाड़ है, पूरे के पूरे को क्या कर दो। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? सिचुएशन 1 और नीचे आ गई आपकी क्या, सिचुएशन 2। इफ आफ्टर सेपरेटिंग इनवैलिड पार्ट इज, आप वैलिड पार्ट इज अनेबल, अगर आपने क्या करा, इनवैलिड पार्ट को काट दिया और जो वैलिड पार्ट है वो कानून के लायक बनने लायक रहा ही नहीं, तो भैया क्या करें, एंटायर लॉ क्या हो जाएगा, इनवैलिड बोले तो क्या हो जाएगा, सिंपल। डॉक्ट्राइन क्लियर? 3 बात सुन लीजिए, दिस डॉक्ट्राइन इज एप्लीकेबल ऑन एवरी लॉ, आइदर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दूसरी बात, अगर सेपरेटिंग करने के बाद जितना इनकंसिस्टेंट पार्ट को आप सेपरेट कर रहे हो, अगर बाकी का लॉ इफेक्ट दे रहा है तो बाकी का लॉ वैलिड है, और जो काट कर फेंक दिया तो गया कचरे में। और अगर इफेक्ट, अगर सेपरेट करने के बाद बाकी का लॉ कहलाने लायक ही नहीं रहा, तो पूरे के पूरे लॉ को क्या कर दो, उसका रख के भी क्या करेंगे। पॉइंट क्लियर? अब आता है जी इक्लिप्स, बड़ा मजेदार चीज है ये। पहली बात तो इतना समझ लेना कि ये केवल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अप्लाई होता है। दिस डॉक्ट्राइन इज अप्लाई, लिख लीजिए बुक में, अप्लाई ओनली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और सीवरेबिलिटी के साइड में भी लिख लीजिए, अप्लाई ऑन बोथ आइदर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इक्लिप्स क्या कह रहा है, सुनना मेरी बातों को बेटा ध्यान से।
ग्रहण, तुमने नाम सुना होगा इक्लिप्स का, क्या? ग्रहण। देखिए ये कोई लौ है, ये कोई क्या है? लौ है, राउंड शेप में कोई लौ है। इसका इतना पार्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शैडो, शैडो, क्योंकि ग्रहण में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं क्या? शैडो। और शैडो डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली। हमारे एफ आर के, ये एफ आर हैं, इतने पार्ट को क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इनफ्रिंज कर रहा है, तोड़ रहा है, वोइलेट कर रहा है। तो भाई इतने पार्ट जिसकी शैडो पड़ रही है, जिस पार्ट की क्या पड़ रही है? ये शैडो जो पड़ रही है इस पार्ट की पड़ रही है ना, इतने पार्ट को क्या करो? सुला दो, डोरमेंट डिक्लेयर कर दो, काटा पीटी मत मचाओ। कुंभकर्ण बना दो इसे, क्या करो? कुंभकर्ण। देखो सीवरेबिलिटी को तो काट के फेंक दो कबाड़ में, यहां पर कुंभकर्ण बनाने का क्या मतलब है? कि जब जरूरत हो जगा लेंगे, मतलब इन फ्यूचर आके अगर ये इनकंसिस्टेंसी खत्म हो गई तो फिर ये क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? इसे बोलते हैं इक्लिप्स। क्या बोलते हैं इसे बेटा? इक्लिप्स। तो बड़ा टेक्निकल सोचा जाता है, ऐसा नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू में भी पूरे का पूरे लोग चलो अवॉइड कर दो। जो जुडिशियरी है देखती है चीजों को कि इसका सीवरेबिलिटी करना है या इसका इक्लिप्स होगा, इसके हाथ में है। अच्छा, आपके हिसाब से पहले एक जुडिशियरी को जुडिशियल रिव्यू में क्या करना चाहिए? सीधी सीवरेबिलिटी या इक्लिप्स? मेरे हिसाब बताइए ज्यादा ठीक क्या रहेगा? देखो अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है तो वहां तो मजबूरी है, सीवरेबिलिटी है, क्योंकि उसमें इक्लिप्स तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है तो दोनों डॉक्ट्रिन अप्लाई हो सकते हैं उस पर, सीवरेबिलिटी भी और। तो मेरे हिसाब से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के केस में जुडिशरी को पहले इक्लिप्स करना चाहिए। ज्यादा सही, वैसे सबकी अपनी अपनी राय है। तो इक्लिप्स का मतलब क्या है? उसे क्या घोषित कर दो? इनऑपरेटिव। क्या घोषित कर दो बेटा? हां, अगर बाद में आके इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है तो जो सुलाया था, जो इनऑपरेटिव घोषित किया था, उसे दोबारा ऑपरेटिव कर लो। क्यों भैया? ऑप्शन है ना तुम्हारे हाथ में। सीवरेबिलिटी का तो मतलब ये हो गया कि तुमने उस चीज को काट करके अलग कर दिया, अलग कर दिया बिल्कुल। इन ऑपरेटिव। देखिए जी, इस लाइन में लिखी हुई भी है बुक में, अगर ध्यान देंगे आप मार्क कर लीजिए। बेसिकली द इनकंसिस्टेंट पार्ट विल बिकम इक्लिप्स एंड विल नॉट बी डेड ऑल टुगेदर। इट विल बिकम इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव का मतलब क्या है? ऑपरेटिव हो जाएगा। जब इनकंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। पॉइंट क्लियर? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सुन लो मेरी बात को। तीसरी चीज वेवर, तीसरा जो जुडिशियल रिव्यू का तीसरा मोड है वो क्या है जी? वेवर है जी। व्हाट डू मीन बाय वेवर? वेवर का मतलब होता है त्यागना। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जो आपके राइट होते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होते हैं, क्यों भाई? पता है ना? जो मैंने बता दिया पहले, एक फंडामेंटल राइट होते हैं।
आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट वेव हो जाएंगे नहीं होंगे? आपने पढ़ा भी होगा। यस। मैंने एक को गाड़ी दी, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा, छोड़ दिए मैंने उस पर पैसे, एग्रीमेंट के राइट थे, वेव हो सकते हैं। भाई उससे पैसे लेना आपका क्या था? राइट था ना। गाड़ी देनी क्या थी? ऑब्लिगेशन। मैंने अपने राइट को छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया। यस, कैन बी वेव। चाहे आप फुल्ली वेवर करो या पार्टली वेवर करो, लेकिन फंडामेंटल राइट कांट बी वेव। सर एग्जाम्पल दो। आपका जो राइट टू लाइफ है, मैं आपको एक बहुत टेक्निकली एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर समझेंगे तो। आपका राइट टू लाइफ है, तो आप अगर आप कह रहे हो जी मैं इसका वेव कर रहा हूं, मैं तो अपनी जिंदगी को जी नहीं रहा, मेरी जिंदगी, और वेव करके मैं तो सुसाइड कर रहा हूं, मेरा तो राइट टू डाई भी होना चाहिए। सुसाइड क्या होता है? खुदकुशी बोले तो राइट टू डाई होना चाहिए मेरा। क्या अलाउड है राइट टू डाई? इसका मतलब फंडामेंटल राइट वेव नहीं हो सकते। और अगर और क्लैरिफिकेशन चाहिए इस कॉन्सेप्ट का, तो आर्टिकल 21 जब आप पढ़ोगे, आपको सीधी सीधी बात लिखी हुई आएगी। जबकि सुसाइड को हमारे यहां क्या माना है? ऑफेंस माना गया है। आईपीसी के अंदर क्या माना गया है? फिर तो धर्मेंद्र, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, बसंते मौसे, तो भाई मर, चाहे तो उसे कौन पकड़ सकती थी वहां पर? पुलिस। ठीक है, वो फिल्म थी। तो भाई जिंदगी आपकी है, जियो, खूब जियो, खुश होकर जियो, लेकिन मौत आपकी नहीं है। आपने देखा होगा मर्सी पिटीशन, मर्सी डेथ पिटीशन फाइल करते हैं बहुत सारे केसेस में। क्या हुआ है कि किसी इंसान की ऐसी हालत हो गई कि वो मरने जैसी स्थिति है, और वो मरना ज्यादा अच्छा समझता है जीने से। एक ऋतिक रोशन की एक मूवी भी आई थी, तो वो कोर्ट में जाता है, मर्सी डेथ पिटीशन फाइल करता है, मर्सी डेथ पिटीशन, कि भाई मुझे जो है मौत दे दो। क्या अलाउड है? समझ में आया? तो वो वाले गाना याद रखना, जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। तो ये जो तीसरा आपका डॉक्ट्राइन है वेवर, देखिए साफ लिखा हुआ है, इट इज नॉट ओपन टू सिटीजन टू वेव एनी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं कि राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई होगा। ठीक है भैया रुक जा, राइट टू लाइफ है, जी ले। फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट एंड आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इस लाइन को समझ लेना, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। Hence, an individual cannot choose to get his fundamental right to waive, relinquish or abandon. ना तो वेव कर सकता है, ना खत्म कर सकता है, और ना त्याग सकता है। बात तीनों सेम है। मेरे ख्याल से आपको जुडिशियल रिव्यू के तीनों मोड्स समझ में आ गए। तो जब भी आप याद रखना, जब भी एग्जांपल समझ में आया ये सुसाइड वाला, जब भी आप आर्टिकल 13 को पढ़ें तो कुछ इस तरीके से पढ़ें, आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्चुअली। अच्छा बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।